अच्छा, तो ये है अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 FGIEST के लिए हम क्लास 6 का जो जनरल साइंस है उसको हम कर रहे हैं। ये इसकी नेक्स्ट वीडियो है। चैप्टर 4 को यानी लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ को हम कैसे डिस्कस करेंगे कि एक सीड जो है जो कि स्मॉल और ड्राई नज़र आता है, जब उसको हम उगाते हैं मिट्टी में तो वो एक सीडलिंग में यानी एक न्यू पूरे छोटी सी सीडलिंग में छोटे से प्लांट में एराइज होता है और उससे एक बड़ा दरख्त बनता है। इस प्लांट को यानी उसका जो पूरी ग्रोथ का टाइम है, एक राइट अमाउंट में हम जब उसको लाइट, वाटर, एयर हर चीज़ देते हैं, मिनरल्स वगैरह, तो ये उगता है और ग्रो होता है। इसको कहते हैं ग्रोथ। इसी तरह से कोई भी एनिमल है, उसको फूड की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है और उस वार्म की ज़रूरत होती है, यानी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। इस तरह से हर छोटे जानदार को अपने पेरेंट की या दूसरी डिफरेंट आप केयर की कह सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स हैं। कैटरपिलर जो है वो कैसे लेडी बर्ड ब्रिटल में कन्वर्ट होता है, वाइट स्वान बेबीज जो है वो ग्रे डकलिंग में कैसे कन्वर्ट होते हैं। इस तरह से ये सारे डायग्राम्स हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्रोथ के बारे में अभी तक बता रहे थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रंक ऑफ अ ट्री बिकम थिकन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ फ्रॉम द मिडल आउट, वन रिंग ऑफ न्यू वुड बिल्ड अप ईच ईयर। यहाँ पर कह रहे हैं, आपने इस तरह की शेप देखा होगा अगर आप ट्री को काटते हैं, दरख्त को, तो ये जो रिंग है ये एज का बताते हैं, यानी हर साल एक न्यू जो रिंग है वो ऐड होती जाती है। अगर किसी दरख्त में 15 रिंग्स हैं, आपने उस दरख्त को काटा, 15 रिंग्स है, तो इसका मतलब है 15 साल का है वो दरख्त। तो इस तरह से आप एज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दरख्त की। रिप्रोडक्शन का अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है। पहले है न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म से एराइज होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म के लिए दो डिफरेंट सेक्स जो ऑर्गेनिज्म है वो रिक्वायर नहीं होते, सेक्स ऑर्गन रिक्वायर नहीं होते, उसी ऑर्गेनिज्म से ये एराइज होते हैं, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि उनके स्टेम से, लीव से, रूट से, ये उनके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म एराइज होते हैं एग यानी गेमीट्स की फर्टिलाइजेशन से, स्पर्म और एग से, दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये जो है इसमें प्लांट्स में अगर हम देखें तो फ्लावर यानी फ्रूट वगैरह ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म में, उसमें न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लोन्स हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू वेराइटीज़ आती हैं, यानी बच्चे रिजेंबल तो करते हैं अपने पेरेंट्स से, बल्कि लेकिन बिल्कुल कॉपीज़ नहीं होते उनके। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अगर हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की बात है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट में होना, यानी बगैर किसी मेल एंड फीमेल ऑर्गन के। इस प्रोसेस में न्यू प्लांट एराइज होता है बगैर किसी सीड के। सबसे पहले अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, किस तरह से हम सपोज करें आपने एक प्लांट उगाना हो और आपके पास दो डिफरेंट मेल एंड फीमेल प्लांट्स नहीं हैं और आपने सिंपल सा उगाना है, यानी पोटैटो अगर है तो उसको उगाना है, तो उसको आप ट्यूबर यानी इस तरीके से उगा सकते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये जो है एक पोटैटो, इसका स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसकी जो आइज़ हैं, छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं, इनके थ्रू प्लांट जो है इसका न्यू एराइज होता है। अब बर्ड इज़ अ स्मॉल स्वेलिंग, ये अब इसकी बात कर रहे हैं कि ब्रांच, लीव्स या फ्लावर से एक छोटा सा जो बॉडी एराइज होती हैं, जो आगे जाकर एक पूरी प्लांट बनती है, उसको कहते हैं बर्ड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रूट्स और शूट्स में ये बर्ड्स एराइज होते हैं, न्यू प्लांट्स इन्हीं बर्ड से बनते हैं। रनर कहते हैं इस प्लांट में, देखें प्लांट के ही पार्ट से एक दूसरा, यानी प्लांट के स्टेम से एक नया पूरा ग्राउंड के ऊपर ही कोई प्लांट उग जाए, उसको कहते हैं रनर। जैसे कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट में होता है, उससे बर्ड्स जो यानी कि स्टेम से एराइज हुए थे, उससे एक न्यू प्लांट बनेगा, यानी पेरेंट प्लांट से। ये मदर प्लांट है, आप देखिए पेरेंट प्लांट, उसे ये रनर से एक न्यू प्लांट बना है और उसके फिर रनर से एक दूसरा प्लांट। इस तरह से ये बनते जाते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर है, क्लोन जो है वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल क्लोन्स, इस तरह से ये डिफरेंट इसका बताया गया है। बल्ब यहाँ पर अगर हम देखें तो बल्ब कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की एक टाइप है, जो कि प्याज के पौधे में आपने देखा होगा। हम प्याज को कैसे उगाते हैं, उसको ज़मीन में उसी प्याज को यानी कि ग्रो करवा कर, उस फ्लैशी लीव्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं। स्मॉलर बर्ड्स इससे राइज होते हैं ग्रीन कलर के, जो कि एक न्यू प्लांट बनाते हैं। तो इस तरह की जो प्लांट में यानी प्रोपेगेशन है वो बर्ड्स के थ्रू होती है।
कटिंग कहते हैं एक स्टेम को कट किया जाता है रोज़ के प्लांट से और वो ग्रो होगा एक न्यू यानी रूट्स वगैरह में और एक पूरा प्लांट बना लेगा। रूट एंड लीफ कटिंग कैन आल्सो बी ग्रोन। अगर हम रूट को किसी से कट कर लें या लीफ को कट करके बनाएं तो वो भी बन सकता है। प्लांटलेट को अगर देखिए, प्लांटलेट जो है सकिलेंट प्लांट जो है ब्रायोफिलियम में जो छोटा सा जो प्लांट होता है उससे बर्ड्स एराइज होते हैं कि लेकिन बर्ड्स जो हैं वो स्टेम से एराइज नहीं होते। ये छोटे छोटे आउट ग्रोथ की बात कर रहे हैं बर्ड्स, जिसको कहते हैं ये लीव्स के ऊपर होते हैं और इसको कहते हैं प्लांटलेट। इसी बर्ड से एक न्यू पूरा प्लांट एराइज होता है तो हम इसको कहते हैं ब्रायोफिलियम। कौन सा प्लांट होता है इंपॉर्टेंट है, ज़ख्म हयात लीव्स जो हैं स्किन के ऊपर डिफरेंट तरह के ज़ख्मों को अगर उस वो जल जाए या कोई भी इंसेक्ट बाइट कर ले उसके लिए यूज़ होता है। तो इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, इनको आपने नोट करना है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल को अगर हम पढ़ें तो जो भी तब्दीलियाँ आती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी लाइफ में, यानी एक ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो होता है, कैसे बढ़ता है, उसके बाद उससे न्यू प्लांट कैसे राइज होता है, तो इसको कहते हैं उसका लाइफ साइकिल, यानी उसके पूरे लाइफ का साइकिल। डिफरेंट जिंदा चीज़ों जानदारों का यानी का तो इनका लाइफ साइकिल जो है वो डिफरेंट है, उनके स्टेजेस डिफरेंट हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके सेल में ये प्रेजेंट होता है कि आपके ने कैसे ग्रो होना है, और ये जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर प्रेजेंट होती है एक पूरी लिस्ट होती है उसको कहते हैं जीन्स, यानी जीन्स के थ्रू आपने आपकी बॉडी को पता होता है कि आगे कैसे ग्रो होना है। हाफ अपने जीन जो है आप फादर से लेते हैं यानी अपने बाप से, और हाफ जो जीन्स है वो अपनी माँ से लेते हैं। यहाँ पर है मस्कीटो का लाइफ साइकिल का एक डायग्राम बनाकर दिया गया है कि किस तरह से इसका पूरा स्टेज होता है। सबसे पहले इसके एग होते हैं, ये यहाँ पर कैटरपिलर का बताया है कि लार्वा होता है इंसेक्ट का। उसके बाद ईट करता है यानी लेग, यहाँ पर अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो एग है, एग इनटू लार्वा। लार्वा जो है वो फूड लेता है, मूव करता है, वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, वो इसकी थोड़ी सी प्रोटेक्टिव शेल्स उसके एराइज होना शुरू हो जाते हैं जिसको क्रिस्टल्स कहते हैं। ये कैटरपिलर का बता रहे हैं और जर्नली तमाम जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनका बताया गया, और फिर उसके बाद वो लास्ट स्टेज जो है उसकी मॉस्किटो उसमें एराइज होता है यानी बनता है। यहाँ पर कैटरपिलर का बता रहे हैं कि उसकी ओल्ड बॉडी जो है वो प्यूपा के बाद यानी ख़त्म हो जाती है, डाई हो जाती है, और न्यू बॉडी जो है वो शेल के अंदर से बनना शुरू हो जाती है। अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश का सेम है, एग है, एग से फिर लार्वा, देन फ्राई छोटा सा फ़िश होता है, फिंगर लिंगिंग उससे थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद एडल्ट, एडल्ट से फिर न्यू एग एराइज होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यू फिश जब है हैच होता है, फूड सैग जो है लार्वा में यानी अटैच होगा, एक छोटा सा स्मॉल फिश होगा फूड सैग के बगैर, उसको हम फ्राई कहते हैं। फिश जो है वो एक फिंगर के यानी साइज़ के बराबर अगर पहुँच जाए तो उसको कहते हैं फिंगरलिंग, और उसके ऊपर उसके फिन्स और स्केल भी अराइज होना शुरू हो जाते हैं यानी जो उसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और उसके बाद वो उसकी एंड स्टेज यानी फिश एक पूरा एडल्ट हो जाता है। फ्रॉग का यहाँ पर बताया गया है, फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस शेप का चेंज होने का कहते हैं। एक स्टेज में दूसरी स्टेज तक जो डिफरेंट शेप चेंज होती हैं जो बिल्कुल अपने एडल्ट ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं करती उसको कहते हैं। फ्रॉग में आप देखें सबसे पहले पहले एग है, एग से फिर ये डिफरेंट स्टेजेस होती होती फ्रॉग तक जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंसेक्ट्स हैं उसके 4 स्टेजेस हैं मेटामॉर्फोसिस के, यानी एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, और फ्रॉग के 3 होते हैं जिसमें कहते हैं एग, टेडपोल एंड एडल्ट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉग का पूछ सकते हैं कि उसमें कितने स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है स्पैरो का लाइफ साइकिल बताया गया है कि उसके एग होते हैं, एग की हैचिंग होती है, अंडे से जब निकल आते हैं तो फील्डिंग फील्डिंग जो है उसमें के बाद वो छोटा सा होता है एक बर्ड, और उसके बाद वो एडल्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि हेल्पलेस, फीदरलेस और वीक एक स्पैरो एराइज होता है हैचिंग के बाद, और फ्लीडलिंग जो है उसमें एक नेस्ट से दूसरे नेस्ट तक वो जंप करता है बेबी जो स्पैरो है, और उड़ना जो है वो सीखता है। तो ये थे यहाँ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी इस चैप्टर के, इसका एक ओवरव्यू हमने किया, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री के रिलेटेड हो जाता है ये चैप्टर, इसको हम देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें सबसे पहले एटम एंड एलिमेंट का बताया गया है। एटम को आपने केमिस्ट्री में बिल्कुल ऐसे लेना है जैसे हम बायो में जो है सेल को लेते हैं। तो एटम जो है हम अपने अराउंड देखें तो हर चीज़ एटम से बनी है, यानी छोटे से छोटा जो है पार्टिकल एटम है, और हर चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मैटर यानी मादा से बनी होती है। मैटर जो है इस यूनिवर्स को बना रही है, और छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि मैटर में यूज़ हो रही हैं, यानी उसको बना रही है, तो उसको कहते हैं एटम। बिल्कुल सेल के जैसे इसका काम है। अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एटम को अगर हमने डिफाइन करना है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो कि एग्जिस्ट करता है, यानी एटम से छोटा कोई ऐसा एलिमेंट का पार्टिकल नहीं है, ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। साइड पे इंपॉर्टेंट टिडबिट है, उसको आपने याद रखना है। डेमोक्रेटिक एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने सबसे पहले एटमस यानी एटम का जो वर्ड है इसको यूज़ किया था, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी जिसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अब इसके बाद है एलिमेंट। एलिमेंट अगर हम देखें तो कह रही हैं अगर हम आयरन नेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, तो कह रही हैं छोटे टुकड़े जो हैं जब हम उसको तोड़ देते हैं तो क्या किसी और चीज़ में तब्दील हो जाता है। अगर मैं आपको सादा मिसाल दूँ, कह रही हैं लोहे को अगर हम तोड़ें तो छोटे छोटे टुकड़े के बाद क्या लोहा जो है वो कागज़ में चेंज हो जाता है या किसी वुडन पार्टिकल में? नो, ये उसकी नेचर है कि वो लोहा है तो वो एंड तक चाहे हम जिसके जितने छोटे पार्टिकल बनाएं तो वो फिर भी लोहा रहेगा। तो इस नेचर को कहते हैं एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट जो है वो एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से बना हो सकता है। उन एटम्स को मज़ीद हम नहीं तोड़ सकते सिंपल सब्सटेंस में, यानी केमिकल रिएक्शंस हम जितना भी करवाएं। तो कह रहे हैं कि 100 टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट जो हैं वो कुछ नेचुरली हैं और कुछ को यानी मैन मेड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की एग्जांपल दी गई हैं। तो कह रहे हैं जैसे गोल्ड है, सोना है, वो सिर्फ गोल्ड के एटम से बना है, और सिल्वर जो है वो सिर्फ सिल्वर के एटम से बना है। इस तरह से कुछ डिफरेंट उससे बने होते हैं। सबसे पहले पहले एटम को अगर हम डिटेल से पढ़ें तो कह रही हैं एटम इतना स्मॉल है कि हम उसको नहीं देख सकते अपनी आंख से, या जो आम माइक्रोस्कोप है हम उससे भी नहीं देख सकते। इसलिए इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जिसको हम स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप एसटीएम कहते हैं उसके थ्रू, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होती है और मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, तो हम इसके थ्रू इसको ईजिली देख सकते हैं, ये इतना छोटा होता है। तो कह रहे हैं एटम जो है वो डिफरेंट पार्टिकल से बना होता है। फर्दर डिस्कवरी के साथ ये पता चला कि एटम भी फर्दर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट पार्टिकल से बना है, जिसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड वी ऑलरेडी नो कि प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, न्यूट्रॉन जो नेगेटिव यानी न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। साइड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। टोटल 118 एलिमेंट अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं, यानी साइंटिस्ट ने जो अब तक मालूम किया वो 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें से 96 एलिमेंट कुदरती तौर पर थी, बस उनको जस्ट मालूम करना था यानी आइडेंटिफाई करना था। 24 जो हैं वो लेबॉर्ट्री में मैन मेड है, यानी इंसानों ने बनाई हैं। तो ये टोटल 118 हो गई। एलिमेंट जो हैं वो अर्थ पर प्रेजेंट हैं और मार्स पर भी प्रेजेंट है, यानी इन दो सियारों पर एग्जैक्टली सेम उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे कॉमन प्रेजेंट एनिमल है, सॉरी एलिमेंट है यूनिवर्स में। हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल नहीं होंगे तो हम एलिमेंट को याद नहीं रख सकते, उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हर एलिमेंट का एक अपना केमिकल सिंबल है जो उसके शॉर्ट फॉर्म है, या उसको हम पूरी दुनिया में उसी फॉर्म से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो एलिमेंट का नेम है वो डिफरेंट हो सकता है, उसका सिंबल डिफरेंट हो सकता है, या वो सेम हो सकता है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर कुछ हम पढ़ेंगे। सम एलिमेंट कह रहे हैं उसके फर्स्ट लेटर से कुछ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे सल्फर को एस से, कुछ को कोबाल्ट से। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं। ये एलिमेंट जो है इनको लैटिन और जर्मन नेम दिए गए हैं, जैसे कि कॉपर का लैटिन नेम है कैप्रम और केमिकल सिंबल CO है, तो उसकी बेस पर ये दिया गया है, क्योंकि कॉपर तो CO है लेकिन कपरम जो है वो CO है। कह रहे हैं यहाँ पर अब एलिमेंट कुछ है, नाइट्रोजन का N, सोडियम यानी नाइट्रम जो है Na, क्लोरीन का Cl, पोटाशियम का K। इस तरह से ये आपको बताए गए हैं ताकि आपको याद करने में ईजी हो। पीरियोडिक टेबल में ये आपने कई बार पढ़े होंगे।
एलिमेंट को अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन देखें तो कह रहे हैं इन पिक्चर को गौर से देखें और इनमें डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पर अगर हम बिल्कुल सिंपली एक आम इंसान की तरह सोचें तो यहाँ पर जो लेड है वो बिल्कुल एक सख्त पत्थर लग रहा है, मरकरी जो है वो शीशा लग रहा है इस तरह का, यानी कि, और क्लोरीन जो है वो लिक्विड कोई चीज़ लग रहा है। तो कह रहे हैं इनमें क्या चेंज है, आगे हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं इन पिक्चर को ऑब्जर्व करके आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ बता सकते हैं। क्लोरीन का बताना है, उसकी फॉर्म ऑलरेडी हमने देख लिया कि वो लिक्विड है, और लेड का शाइनी है, और मरकरी जो है वो यानी कलर है, ट्रांसपेरेंट में भी आ रहा है वो। तो कह रही हैं एलिमेंट की डिफरेंट ना सिर्फ अपेयरेंस है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी, उनका रूम टेम्परेचर भी डिफरेंट है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ डिफरेंट है। क्यों है ये? क्योंकि एटम को इन्हीं यानी जो क्वालिटीज़ हैं उनकी बेस पर दो एक मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स। मेटल कहते हैं धात को। मेटल में ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी अगर किसी चीज़ में ये क्वालिटीज़ हैं जिन एलिमेंट्स में, तो वो मेटल होंगे, जिनमें ये क्वालिटी नहीं होंगी वो नॉन मेटल्स होंगे। सबसे पहले शाइनी सरफेस हो, चमकीला उनका सरफेस हो, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, डक्टाइल हो यानी उनको हम मोड़ सकते हो किसी भी शेप में वायर्स में, गुड कंडक्टर हो, वो इलेक्ट्रिसिटी और करंट को पास कर सकता हो, मेलिएबल हो। आप जहन में रखें किसी भी धात को यानी लोहे वगैरह को, उनमें ये सारी क्वालिटी हैं तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये मेटल है। फ्लेक्सिबल है, हैमर के थ्रू हम 3 शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पतले से एक शीट में। सोनोरियस का मतलब है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हमारा उस पर हाथ लग जाए या हम उस पर हथौड़ा वगैरह मारें तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। हार्ड है नेचर वाइज सिर्फ सोडियम और पोटाशियम के अलावा। यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कंपोजिशन से भी बनी होती हैं, यानी कुछ मेटल एक एलिमेंट लिया होता है, दूसरा नॉन मेटल एक एक एटम, तो उनको कहते हैं एलॉय, मिक्सचर जो होता है। जैसे कि स्टील जो है वो मिक्सचर है आयरन और कार्बन का। कह रहे हैं और भी एलॉय फाइंड करें। सबसे इजी जो एलॉय है जो हम डेली उसमें यूज़ करते हैं, गोल्ड के साथ जब हम कोई मिलावट करते हैं चांदी की या किसी भी चीज़ की, तो वो भी एलॉय है, क्योंकि हम खालिस सोने की ज्वेलरी वगैरह नहीं बनाते अक्सर, क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं और जल्दी टूटती हैं, तो वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है एलॉय की। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉन मेटल। नॉन मेटल में बिल्कुल उसके अपोजिट क्वालिटी होंगी, डल अपेयरेंस होंगी, यानी कोई चमकीला वगैरह नहीं होगा, सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन के बजाय, यानी ये दो जो हैं ये चमकीले वगैरह होंगे। इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि ये धात नहीं है, ब्रिटल हैं, यानी इन पे अगर हम कोई हथौड़ा वगैरह मारे तो ये टूट जाते हैं। इनमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत मुश्किल से पास होता है। नॉन मेलिएबल है, यानी कोई इनको हम फ्लेक्सिबिलिटी इनमें नहीं है, हम इनको नहीं मोड़ सकते। नॉन सोनोरियस है, कोई आवाज़ें ये प्रोड्यूस नहीं करते। इनमें वुडन जो बॉडीज़ हैं वो आ सकती हैं। फास्फोरस हाई फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी यानी विगोरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में, इसलिए इसको पानी में या इसको स्टोर करते हैं। कह रहे हैं उसमें ये इनसॉल्युबल है, पानी के साथ वो सॉल्युबल नहीं है, तो हम उसमें सेफ्टी के लिए उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो कह रही हैं इसको फोर्सेप के साथ, यानी बहुत आराम से फोर्सेप जो इक्विपमेंट है जहाँ जिसको हम लैब में यूज़ कर सकते हैं उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह इसको लेकर जाएं। स्किन के साथ भी ये हाई एलर्जिक है तो कांटेक्ट ना करें। तो ये है डिफरेंट नॉन मेटल्स। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एलिमेंट। इन एलिमेंट्स को कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आप खुद देख लें। स्टील वगैरह है, कॉपर है, जिप्सम, ये जितने भी हैं सब यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। सबसे पहले पहले अच्छा कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट हैं। कुछ अच्छे कंडक्टर हैं। आप अगर इनमें सोचें तो एलिमेंट के बगैर हमारी लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बल्कि हमारी ग्रोथ ही, सर्वाइवल ही इम्पॉसिबल है। सबसे पहले पहले अगर हम हीलियम को देखें, बहुत लाइट है, इनएक्टिव गैस है। एयरशिप्स और बैलून्स वगैरह में इनको फिल किया जाता है। एलुमिनियम को एयरक्राफ्ट जो जहाज़ वगैरह हैं या स्पोर्ट इक्विपमेंट हैं उनमें और खिड़कियों में उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है कि वाई इज़ एलुमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड एंड चॉकलेट बार एंड फॉर मेकिंग विंडो। एलुमिनियम फॉइल को पहले तो रैपिंग फूड वगैरह जो पकाने वगैरह के लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि उनमें यानी फायर जो है वो नहीं आती। तो ये यहाँ पर है कि लेड जो है उसको डिफरेंट बैटरीज में यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा। और गोल्ड जो है उसको ज्वेलरी वगैरह के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, और डेंटिस्ट भी उसको यूज़ करते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ होता है। मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो एटम जो है अनस्टेबल होते हैं, यानी अलग जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कभी आपने H अकेला नहीं देखा होगा, H2 की फॉर्म में देखा होगा। O को कभी अकेला नहीं देखा होगा, H2 की O2 की फॉर्म में देखा होगा। तो ये है मॉलिक्यूल्स।
H2O2 CO2। तो ये है, यानी कहीं पर भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते नोबल गैसेस के अलावा। ये एक अलग फॉर्म में यानी एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इनको बॉन्ड बनाने पड़ते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो ये कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से हो सकते हैं बने हुए। और याद रखिए ये एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी H2O2 ये सेम एटम्स हैं। H2O तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो इस तरह से ये अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ जो मैंने आपको बताया ये सारे एग्जांपल यहाँ इन्होंने दिए हैं। यहाँ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दी हैं। वाटर में देखें मॉलिक्यूल ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कार्बन का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, मीथेन का। ये डिफरेंट गोल गोल जो शेप में बता रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स का बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई इसमें इतना डिफरेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि 99% ऑफ मास जो है ह्यूमन बॉडी का सिर्फ 6 एलिमेंट से मिलकर बना है, याद रखें। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो आप इमेजिन करें कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। हमारा 99% जो बॉडी मास है वो ये 6 एलिमेंट सिर्फ मिलकर बनाते हैं। दूसरा जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन होता है। जिस मॉलिक्यूल में कार्बन हो उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन वगैरह की बात कर रहे हैं। 65% से 90% हर बॉडी जो सेल है वो बाय वेट उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, यानी 65 से 90% वाटर पर कंसिस्ट होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो मेजर कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी के। तो ये है। इसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं केमिकली और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको कहते हैं, वो फिक्स नंबर में हो और 2 डिफरेंट एटम के भी हो सकते हैं। केमिकली वो कंबाइंड होने चाहिए, यानी ऐसे ही नहीं जो हम मिक्सचर में डाल दें। केमिकली प्रॉपर एक लैब में डिफरेंट प्रोसीजर्स के बाद, तो उसको कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से बना है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का जो है तो ये कंपाउंड है। तो डेली लाइफ में जिनको हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड है। जैसे सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट को कहते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट से बना है जिसमें सोडियम है, क्लोराइड है। तो यहाँ पर इनकी नेचर का बता रहे हैं पिक्चर में और एंड का रिजल्ट बता रहे हैं कि क्या बना है। उसके बाद यहाँ पर है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपाउंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंपाउंड है। तो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के इनमें मिक्स होते हैं और फिक्स रेशो में। यानी वाटर का अगर मैं एग्जांपल दूं H2O, तो अगर आपने वाटर में हाइड्रोजन कम कर दिए, 1 कर दिया और वाटर 2 कर दिए, तो ये नहीं बनाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। फिक्स रेशो का मतलब है कि हमेशा डबल होने चाहिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। आप H4O2 भी कर सकते हैं, ये भी वाटर है क्योंकि H डबल हो गया है वाटर के। तो इस तरह से ये डिफरेंट बॉन्ड बनाते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स। अच्छा, जब ये बन जाते हैं तो इनकी जो पहले एलिमेंट्स जब अलग अलग थे उनसे इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी प्रॉपर्टीज़। इनको हम ऐसे ही आराम से फिजिकल बाय मीन से हम इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैब में प्रॉपर इनके बांड बने होते हैं। तो लेबॉर्ट्री में ही हम इनको डिफरेंट प्रोसीजर से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर यूजेस ऑफ कंपाउंड का अगर हम देखें, डेली लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो कंपाउंड ही है। जैसे कि नमक है, चीनी है, चाक है, रेत है, ये सारे कंपाउंड हैं। कुछ यहाँ पर है कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा जो है इनको कुकिंग और बेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये भी एक कंपाउंड है। प्लास्टिक जो है डिफरेंट डोमेस्टिक कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। नेचुरल गैस मीथेन जो है ये भी कंपाउंड है। माउथ वॉश जो है डेंटल हाइजीन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो भी कंपाउंड है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। एलिमेंट कंपाउंड में फ़र्क बताया गया है। एलिमेंट एक काइंड के सिर्फ एटम से बने होते हैं और कंपाउंड में मोर देन 2 टाइप आ सकते हैं। इनको हम सिंपल सब्सटेंस के थ्रू जो है वो नहीं तोड़ सकते। इनको हम सिंपल सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं लेकिन केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा लेबॉर्ट्री में कंपाउंड को। एलिमेंट की एग्जांपल है H2O2 CNA और कंपाउंड की एग्जांपल है H2O CO2 NaCl। तो ये थे यहाँ के पॉइंट। ये हो गए 5 चैप्टर, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।